नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है संसदीय प्रक्रियाएं यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। तो चूंकि आर्टिकल 118 से ही शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 118 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए नियमों व प्रक्रियाओं के निर्माण करने की जिम्मेदारी स्वयं संसद की है। यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अब इसी क्रम में मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा पीछे आपको टॉपिक से जोड़ते हुए एक आर्टिकल लेता हूँ, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन पे भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, आप जानते हैं। लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं बुलाता है। कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन दूसरा पॉइंट है, बुलाया क्यों जाता है? तो देखिए, कभी कोई बिल है, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में हमेशा पेश किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया, अब राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है। राज्यसभा उसको लटका रही है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने होते हुए धीरे धीरे 6 महीने जब बीत गए, तो जब 6 महीने से वो बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास रखा हुआ है, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, ना कोई उस पर डिसीजन दे रही है, तो इस स्थिति में कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अब बात आती है कि क्या सभी बिल जितने होते हैं सब पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? नहीं। एक हमारा बिल होता है धन विधेयक। अब चूंकि 1 फरवरी से अभी धन विधेयक पेश करने जा रही है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 2025-26 का, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि कभी भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति धन विधेयक पर नहीं बुला सकते हैं। ठीक, ये अपवादित केस है। बाकी राष्ट्रपति सभी चीज़ों पर धन विधेयक संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और एक और है, आर्टिकल 368 में लिखा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये ऐसे 2 विधेयक होते हैं, 2 बिल ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। ठीक, फिर बात होती है, हमने 2 बातें आपको समझाई संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर बुलाते हैं? कार्यपालिका की। कब बुलाया जाता है? मैंने बताया। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? या एक पॉइंट और इस पे ले लेते हैं कि इसमें ये भी होता है, संयुक्त अधिवेशन में तीसरा पॉइंट ये भी रहता है 108 में कि ये किस बहुमत से पारित होगा। साधारण बहुमत से पारित होगा कि विशेष बहुमत से पारित होगा संयुक्त अधिवेशन, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि इसमें बिल किस बहुमत से पारित होगा 108। अब बात आती है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके दिमाग में सीधे आ गया होगा कि राष्ट्रपति जी बुलाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय ये अध्यक्षता करते होंगे। ऐसा नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आर्टिकल 118 के भाग 4 में लिखी हुई है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब सपोज दैट लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है या किसी कारणवश बीमार है या जो कुछ भी है, उस स्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। आप यहाँ पॉइंट नोट करिएगा, क्या यह बात संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखी हुई है या लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा? यह बात संवैधानिक है, ऐसे कथन आ जाता है यूपीएससी के पेपर्स में, तो ऐसा नहीं है। यह बात संवैधानिक नहीं है। यह कहाँ पे है? यह संसदीय नियमों व प्रक्रियाओं में उल्लेखित है। बात समझ गए? अब संसदीय नियमों व प्रक्रियाओं में यह बात उल्लेखित है, ठीक है। मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है लोकसभा का, तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करेगा? नहीं, राज्यसभा का उपसभापति। समझ गए? राज्यसभा का उपसभापति
इसकी अध्यक्षता करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तब कौन अध्यक्षता करेगा? तब यह बात भी संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत उल्लेखित है कि ऐसी स्थिति में दोनों सदन मिल करके यह निर्णय लेंगे कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब ये जो नियम और प्रक्रियाएं हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर के, ये कौन बनाता है? तो ये आप जान लीजिए, राष्ट्रपति बनाता है। राष्ट्रपति किसी की सलाह लेता है? जी हाँ। राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह लेता है? नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिल करके नियमों व प्रक्रियाओं को इसकी बनाता है। ये आर्टिकल 118(3) में लिखा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता से संबंधित और संयुक्त अधिवेशन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का निर्माण राष्ट्रपति करता है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सलाह पर। तो आर्टिकल 118 के बारे में आपने समझा, ये क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा एक और आर्टिकल जोड़ना चाहूँगा, आर्टिकल 120 के बारे में भी। अब जब नियमों और प्रक्रियाओं को मैंने शुरू कर दिया है तो एक आर्टिकल लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा वीडियो पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 120 में लिखा हुआ है कि संसद में जो भी कार्य हैं, जो भी बोलचाल की भाषा है या जो भी क्रियाकलाप है, वो केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही संपूर्ण होंगे या किए जाएंगे। ये आर्टिकल 120 में है। अब सपोज दे लीजिए कि मैं कोई सांसद हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ, मुझे ना हिंदी आती है ना मुझे इंग्लिश आती है, मुझे तेलुगु आती है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। अब तो मैं क्या करूँगा वहाँ? मैं क्या करूँगा? मैं बोल पाऊँगा? एक कंडीशन है, यदि ऐसी स्थिति जब आती है कि जब मुझे हिंदी भी नहीं आती, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, इस स्थिति में यदि सदन का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, यदि हमें अलाउ कर देते हैं, मुझे अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ अपनी बात रख सकें, क्योंकि वहाँ मानक आर्टिकल 120 में लिखा ही हुआ है कि संसद के सभी कार्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही पूरे किए जाएंगे या होते हैं। क्लियर है? आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। कल आगे बढ़ाऊंगा तो शक्तियों के पृथक्करण पर आऊँगा, यानी सेपरेशन ऑफ द पावर्स पर चर्चा करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।